हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, क्लास 10 का, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स एंड कीटोन्स स्टडी कर लिया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 में कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर में कुछ ऐसे IUPAC की जिसमें आप ये सीखेंगे कि हम उसमें सफिक्स ना लगाकर हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। सफिक्स हम यूज़ नहीं करते हैं, हम उसकी जगह प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो वो ऐसे कौन से अटैचमेंट हैं जो कि हमें यूज़ करने हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 में, और क्लास 10 के अंदर हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोमेनक्लेचर है और नोमेनक्लेचर में हम सफिक्स का यूज़ आज ना करके आज प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, क्या प्रीवियस स्टडी कराई थी आपको। मैंने आपको CHO ग्रुप के बारे में बताया था जो कि एल्डिहाइड है। मैंने आपको COH ग्रुप के बारे में बताया था जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैंने आपको इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, नीचे लगा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड RR होना चाहिए, इसे आप R1 मान लीजिए, इसे आप R2 मान लीजिए। ठीक है, और ये हमारा कीटोन हो गया। और लास्ट हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। इन सब में ये खासियत थी बच्चों कि यहाँ पर हम इनमें सफिक्स का यूज़ करते थे। अब सब में सफिक्स अलग अलग लग रहा था। जैसे कि अगर मैंने इसके बारे में बात करी, एल्डिहाइड के बारे में, तो मैंने आपसे कहा कि इसमें अल लगा देना। ठीक है, मैंने COH के बारे में बात करी तो मैंने आपसे कहा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, डैट मीन्स कि ओइक एसिड। यहाँ पे कीटोन है तो ओन लगा देना, यहाँ पे अल्कोहल है तो क्या लगा देना है आपको, यहाँ पे ऑल लगा देना है। तो ये सारे हमारे क्या थे, ग्रुप्स थे जो हमें बेसिकली स्टडी करने थे। ठीक है, ये हमारे सफिक्स हैं, दिखाई दे रहा होगा। तो अब बात ये कर रहे हैं कि अब हम इसका यूज़ ना करके, इन सफिक्स का यूज़ ना करके, अब हमें प्रीफिक्स का यूज़ करना है। वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे हमें प्रीफिक्स का यूज़ करना है। तो आज हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन के बारे में, डैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे इसका अटैचमेंट हमको यूज़ करना है। और ये एज अ प्रीफिक्स यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं, ये प्रीफिक्स यूज़ होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये फ्लोरो हो जाता है, इसे मैंने मेंशन क्या कर दिया, इसे हमने फ्लोरो लिख दिया। ये फ्लोरो होगा, ये क्लोरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा ब्रोमो हो जाएगा, और ये हमारा जो है ये हमारा आइडो हो जाएगा। ठीक, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये आपको सीखना है, इसको समझना है। कोई प्रॉब्लम इसमें आ नहीं रही होगी, आई थिंक सो। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। लाइट थोड़ी तेज़ पड़ रही थी तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे प्रीफिक्स हो गए और हमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इस तरीके का हमें यूज़ करवाना है। कोई हमें इसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं भी सिखाऊंगी आपको कैसे कैसे इसे यूज़ करना है। तो चलो IUPAC स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कंपाउंड कर लेते हैं 1 कार्बन, डैट मीन्स का मिथ लेते हैं। डैट मीन्स हमें होमोलोगस सीरीज़ के हिसाब से चलना है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे और देखेंगे कि भाई क्या क्या होता है। यहाँ पे एक Cl लगा दो, बाकी जगह H लगा दो। क्यों लगा दो H, क्योंकि टेट्रावैलेंसी होती है, इसमें टेट्रावैलेंट होता है। तो याद रखो कि जो भी कार्बन है वो 4 से अटैच्ड होगा ही होगा, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। अगर तुमने नहीं लगाया तो वो बुरा बन जाएगा। भाई प्रेफरेंस देनी है, उसको हटाना है नहीं। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। तो आपने ये लिख दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन है। सबसे पहले लिखो मीथेन। लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, लेकिन ऐसे IUPAC हमें नहीं करनी है अब, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इन चारों में प्रीफिक्स की तरह यूज़ होगा। प्रीफिक्स का मतलब पहले। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इस तरीके से IUPAC अब हम नहीं करेंगे। अब हम कुछ नए तरीके से IUPAC करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम क्लोरो और फिर लिखेंगे हम मीथेन। बात समझ में आई मेरी। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि क्लोरीन लगा हुआ है, अटैच्ड है, तो पहले क्लोरो लिखो क्योंकि ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहे हैं। फिर मेंशन करो मीथेन, तो क्लोरो मीथेन, क्योंकि सभी एल्केन्स के कंपाउंड्स चल रहे हैं अभी। याद रखना, ये सारे एल्केन्स की स्टडी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई डबल बॉन्ड की प्रेजेंस नहीं आने वाली है। वैसे तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस आएगी भी नहीं, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, लेकिन फिर भी आगे फर्दर मैं बता रही हूँ कि ये सब के सब एल्केन्स के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका जनरल वे में बात करूँ तो पहला हमारा कंपाउंड क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। अब दूसरा देखो, सेकेंड वाला, अब दूसरा हमने अटैच कराया, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, बाकी जगह कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेट कर दी, ये टेट्रावैलेंसी हो गई। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरीन है, तो यहाँ लिख दो क्लोरो,
अब कितने कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स हैं, तो नाम मेंशन हो जाएगा ईथेन, आ गया क्लोरो ईथेन। क्लियर हुई ये बात समझ में आई। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पहले आपने एक कार्बन दिखाए तो मीथेन तो आएगा ही आएगा भैया। अब क्लोरीन लगाना है तो क्लोरो लिखते हैं, ओ लगा देते हैं लास्ट में, सब में देखो ओ सब मेंशन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से एज अ प्रीफिक्स आपको उसको यूज़ करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन वाले कंपाउंड्स में, इन वाले फंक्शनल ग्रुप्स में हम लोग सफिक्स का यूज़ करते थे और सबके अलग अलग नेम्स से, जैसे एल्डिहाइड का अलग बताया था, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, अल्कोहल, सबका अलग था। लेकिन ये जो है, जहाँ ये देखो, ठीक है, यहाँ जहाँ ये देखो वहाँ एज अ सफिक्स ना लगाकर एज अ प्रीफिक्स इनको यूज़ करो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, यही इसका रूल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब थर्ड वाला कंपाउंड मैं ले रही हूँ, थर्ड वाला यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। अब थर्ड बना लो, 1 2 3 और फिर क्लोरीन लगा दो। ठीक है, अब बाकी वैलेंसी इसकी कंप्लीट कर दो। अंडरस्टूड है कि अब तुम सीख गए होगे कि हाइड्रोजन इसकी जगह होगा, टेट्रा वैलेंसी है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों क्लोरो, और 3 कार्बन है तो हमें पता है हम इसके लिए प्रोपेन यूज़ करेंगे, ANE लगाएंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं इसी वजह से। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे मेंशन कर दिया, ये क्लियर होगा, है ना। ऐसे ही आप क्लोरो प्रोपेन बना दिया, अब आप क्लोरो ब्यूटेन बना दो, क्लोरो पेंटेन बना दो, क्लोरो हेक्सेन बना दो, इस तरीके से ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो ये बात हमने सीखी। अब हम दूसरी बात सीख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने फ्लोरो का केस पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं, सॉरी क्लोरो का केस पढ़ लिया, अब हम ज़रा फ्लोरो का केस देखते हैं कि फ्लोरो में हमें क्या करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, और रेगुलरिटी के साथ पढ़ते जाओगे तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। IUPAC बहुत आसान होती है जब एक कंटिन्यूएशन में होती है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड मेमोरी इज़ इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। ठीक है, जब कभी भी आप इसको यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रिक्स यूज़ करें, सारी चीज़ें बात समझें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, बाकी ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। ये हमने क्लोरो वाले सीख लिए, अब हमें नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है, अब हम फ्लोरो वाले देखते हैं भाई फ्लोरो वाले में क्या चीज़ हमारे सामने आएगी। ठीक, तो ये हमारी बात कंप्लीट हो गई, अब हम इस पे चलते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड मेंशन कर देते हैं, जो हमारा फ्लोरीन है, ये मैंने अटैच करा दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जब इसे अटैच कराया, यहाँ पे जब मैंने इसे अटैच कराया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो ये आपने लिखा फ्लोरीन और ये बाकी कार्बन टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर लेगा। तो अब आप देखिए कि ये वाला जो फ्लोरीन है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, फ्लोरो मीथेन। कोई दिक्कत हुई इसमें लिखने में, IUPAC में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई होगी, आसान है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लगाए और यहाँ पे फ्लोरीन अटैच करा दिया, तो अब आपका नाम इसमें क्या मेंशन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोईथेन। ऐसी फ्लोरोईथेन के बाद आपका फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोपेंटेन एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे ये कंपाउंड्स आते जाएंगे एज अ प्रीफिक्स आप उसको यूज़ करते जाएंगे, और बहुत ही क्लियरिटी के साथ आप समझ लीजिए कि ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ होंगे। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि सम ऑफ यू स्टूडेंट्स मिस्टेक बाय दीज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो जस्ट रिमेंबर दैट वन कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो यूज्ड एज अ प्रीफिक्स while the other functional groups which I mentioned over there are used as a suffix. Remember that one, that is very very important to all of you. ठीक है, तो this is the concept of the prefix and suffix nomenclature में हमें ये पढ़ना है। बाकी मैंने इसकी मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखिए, मैंने इसमें क्या आपको ये करवा दिया है। अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जब तक आप सीखेंगे नहीं कि भाई कैसे अटेंड करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन बातों कैसे सीख पाएंगे। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कुछ इसके कॉमन नेम्स हैं वो आपको याद करने। जैसे मैंने बताया था आपके लिए कि हम अगर बात करें इथाइन के बारे में, तो हम इथाइन ले रहे हैं, है ना, तो हम उसे एसिटाइलिन कहते हैं, एसिटाइलिन कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। यू जस्ट रिमेंबर दिस वन कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स गिवन होंगे तो आपको जस्ट ये दे सकता है, एसिटाइलिन दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इथाइन ही थे। तो अंडरस्टूड है कि इफ़ इट इज़ गिवन एज अ इथाइन, तो इथाइन का दूसरा नाम भी एसिटाइलिन है, दैट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ दैट वन। तो आप इथाइन भी यूज़ कर सकते हैं, आप एसिटाइलिन भी यूज़ कर सकते हैं,
सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा मैंने आपको कल बताया था एसीटोन के बारे में, और एसीटोन इधर इसका कॉमन नेम लिख देती हूँ, ये एसीटोन हो गया, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया एसीटोन। और वैसे इसका नाम क्या क्या है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ये इसका कॉमन नेम नहीं है, ये इसका IUPAC नेम है और ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैंने आपको बोला था थर्ड वन इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड जो है उसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, और ये कॉमन नेम हो गया और इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को आप इस तरीके से याद करोगे। बात समझ में आई या नहीं आई? एक और मैंने आपको बताया था एसीटोन के एसिटिक एसिड के बाद में फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो क्या है, वो HCHO है, डैट मीन्स कि आपका मीथेनल है, ठीक है, मीथेनल है। तो आप इनको ज़रा अच्छे से याद कर लो कि भैया कौन कौन से हैं। अब जैसे इथेनॉल है तो अल्कोहल है, तो इथेनॉल को भी हम अल्कोहल नॉर्मली बोल देते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बट दीज आर सम कॉमन टर्म्स जिसमें इसके ये नेम्स ज़रूर आते हैं। तो वो तो अगर आपको तैयार होंगे ना, जैसे एसिटाइलिन है, एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये बेसिक आपको याद हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला था। दूसरी बात मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया था कि दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन फैमिली। प्रोपेनोन जो होता है वो फर्स्ट मेंबर होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन फैमिली, तो आप ज़रूर बताएंगे इसके, है ना। अब एक और चीज़ मैं समझा देती हूँ, एक और था लास्ट वन जिसमें था फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारा HCHO था, डैट मीन्स कि मीथेनोइक एसिड था, तो मीथेनोइक एसिड ये इसका नाम हो गया। ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से लर्न करने रहे, क्योंकि ये जो आपका ये वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं आपको बार बार परेशान करेगा, और जब परेशान करेगा तो उसे परेशान होने मत दो, डैट मीन्स उसको एक तरीके से अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे एक प्रेशराइज मत करने दो और लर्न कर लो। तो डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू कि लर्न दीज कॉमन नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो इनके ये बेसिकली हमको आने हैं, कंपाउंड से याद करने हैं, क्योंकि ये आप कह नहीं सकते कि ये मुझे नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये याद करना ही करना है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे और फटाफट देखेंगे कि क्या इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ईजी तब होगा जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आप है ही। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ये पता होगा, जैसे C6H12O6 है, ये ग्लूकोज होता है बच्चों। IUPAC में तो नहीं आता है, बट MCQs टाइप में ये आ सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू दी हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली केमिस्ट्री का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज है, एक सुक्रोज आ जाता है, सुक्रोज होता है C12H22O11, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ दी सुक्रोज। अब देखिए इसमें और इसमें ये दोनों चीज़ें हैं, ये हमारे ग्लूकोज और सुक्रोज हैं। आपको कीटोन्स पता है, सब कुछ पता है, टॉपिक पता है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर मैं आपसे कीटोन पूछूं, अगर मैं आपसे कीटोन के बारे में पूछूं, तो आप मुझे कैसे उसे समझाएंगे, कैसे मुझे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज़ कर लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास CHO ग्रुप है, ठीक है, ए ये हो गया, मैं आपसे कीटोन के बारे में पूछ रही हूँ, कीटोन ये है, ठीक है। अब दूसरा B मेरा COH हो गया, C मेरा अल्कोहल मान लीजिए, ये मैंने बना दिया,
और डी मैंने मान लीजिए ये मैंने ग्रुप बना दिया। अब मैंने आपसे पूछा इसमें से कीटोन कौन सा है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये एल्डिहाइड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है और ये हमारा कीटोन है। आपने टिक कर दिया कीटोन है। हो सकता है ये ऐसा ना दे, जो मैंने आपको दिया है एज अ फंक्शनल ग्रुप मेंशन कर दिया, ये ऐसा ना दे। हो सकता है इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कुछ और बना दे। हो सकता है यहाँ पर CH3 लिख दे, ठीक है, यहाँ पे CH3 मेंशन कर दे, यहाँ पे CH3OH लिख दे और दोनों साइड यहाँ पर CH3 और CH3 मेंशन कर दे, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा है इसमें कीटोन, तो आप बता देंगे भैया ये वाला हमारा कीटोन है या हमारा ये प्रोपेनोन है। ये मैंने पहले भी आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें है या नहीं है, तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, है ना। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी अच्छे से करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात। अब देख लेते हैं ज़रा, एक छोटी सी बात आती है कभी कभी क्वेश्चंस में, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आ जाता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास मैं आपको बता रही हूँ, इन कंपाउंड्स का भी कभी कभी मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है, या फिर वो बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे आप ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जब MCQs बनते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं इससे रिलेट किया जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। जैसे कि CH3COOH है। अब देखो ज़रा ये क्या है, ये इसका नाम क्या है बताओ, इथेनोइक एसिड है या नहीं है? बिल्कुल है, ये इथेनोइक एसिड है, या हम इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एसिटिक एसिड बोल देते हैं, नो डाउट। ठीक, अब देखिए क्या है इसका, हम कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ज़रा वो चेक कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। 9th में हमने ये स्टडी करा हुआ है। तो हमने क्या करा, 12 लिखा। अब देखिए कितने 12 हैं यहाँ पे 2 हैं 12, सॉरी कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 2 हैं। एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। H का कर दो 1 इंटू कितने हैं, 3 ये रहे, 1 ये रहा, 4 हो गए, ठीक है। प्लस लगा दिया दोबारा, यहाँ पे 2 का ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 हो गया। कोई दिक्कत इसमें बताओ मुझे, है ना। अब लिखा 12 2 24 प्लस 4 और प्लस 16 2 32, ये होता है यानी 24 और 4 कितना हो गया, 28 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा इसका 60, है ना। शॉर्ट में AMU एटॉमिक मास यूनिट मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मॉलिक्यूलर मास आया है एसिटिक एसिड का, याद कर लो वो हमेशा 60 ही होगा। याद रखने वाली बात है ये, अगर नहीं याद होती है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और एग्जाम्पल तुम्हें बताऊंगी मैं अभी कैसे करना होता है, तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें मॉलिक्यूलर मास याद करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। बट फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि उसका एटॉमिक मास आपको लर्न होना ही चाहिए, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू कांट इमेजिन हाउ टू कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो आप सबसे पहले उसके एटॉमिक मास लर्न करिए। अगर नहीं आ रहे तो मेरा ये आपको सजेशन है, ये एक तरीके से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सबसे पहले एटॉमिक मास को लर्न करिए, देन यू जस्ट मूव टुवर्ड्स दी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो अब हमें नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, इसका हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, ग्लूकोज और सुक्रोज का बताया था, चलो दोनों ही देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्लूकोज का हो गया इधर, ये हमारा ग्लूकोज हो गया और ये हमारा सुक्रोज हो गया, ठीक है। सुक्रोज चीनी तो यही होती है ना, C12H22O11, ठीक है। तो अब हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेना है, C6H12O6, ये हमने मेंशन कर दिया, एंड दिस इज C12H22O11, ओके। तो ये हमने मेंशन कर दिया, दोनों साइड में, दोनों के कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मासेस। कैसे करेंगे देखो, तो ये लिखा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, है ना। 12 6 72 प्लस 12 हो गया, 16 6 96 होता है ना, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर इसे कैलकुलेट करा तो ज़रा क्या आएगा बताओ, ये 0 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, 7 1 ये 84 हो गया, प्लस 96 हो गया। तो क्या आ जाना है, 180 आ जाना है, हो गया या नहीं। तो याद कर लो कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है
वो हमारा 180 है। ये मैं तुम्हें हेल्प के लिए दे रही हूँ कि तुम अपने प्रीवियस जो तुम्हारी 9th क्लास के एटॉमिक मासेस थे, डैट मीन्स कि उसके एटॉमिक मास गिवन थे, वो तुम याद करो, वैलेंसी याद करो, वो तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगी। 9th क्लास की वैलेंसी वाला पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, अभी आगे जाके। अब ज़रा इसको देख लेते हैं। 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब सॉरी, ये 2 दोबारा आ गया क्या? हाँ, तो अब हमें ज़रा इसका 12 × 12 क्या होता है? 144 होता है, प्लस 22 होता है, एंड ये कितना हो जाएगा? 176 होगा शायद, 6 1 एंड 6 1, हाँ सही है, 176 आएगा, ठीक है। तो 176 हो गया, इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2 4 6 6 1 प्लस 176, और ये आएगा हमारा 342। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई थिंक होगी नहीं, अगर होगी तो मुझे ज़रूर बताओ। तो मैं ये दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तो ये हमारा ग्लूकोज और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका है। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए। अगर मुझे एटॉमिक मासेस पता है देन आई एम रेडी टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो मैं बार बार इस बात को बता रही हूँ कि आप 9th क्लास की एटॉमिक मास वाली जो चैप्टर गिवन है उसमें आप स्टडी करिए, वैलेंसी इसको करिए, क्योंकि तभी वो आपको आगे की चीज़ समझ में आ पाएगी। 10th क्लास में आके 9th क्लास का ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे कुछ टॉपिक डिस्कशन हम लोगों ने कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अटेंड करेंगे। तब तक इसे रिवाइज करिए, अच्छे से एक तरीके से पढ़िए, लर्न करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी।